तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, एंड द आंसर इज जुलाई 1989। हाँ जी, जुलाई 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FATF, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और कल मैंने आपको इसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दी थी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन काम है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकना। ये तो हो गया इसका छोटा सा वर्जन, पर इसके बारे में और भी बहुत कुछ बातें हैं जो कि आइए हम कर लेते हैं। तो बात है 1989 की, जब पेरिस के अंदर G7 कंट्रीज़ की एक मीटिंग हो रही थी। G7 कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो उन कंट्रीज़ की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाने का एक प्रपोजल दिया। और इसका जो मेन काम उन्होंने डिसाइड किया कि क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, वो था कि मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे मैंने आपको कल बताया था, कि वो पैसा जिसका कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। टेरर फाइनेंसिंग हो जाएगी कि कई कंट्रीज होती हैं जो स्पॉन्सर करती हैं टेरर को, कि आप इस कंट्री में हमला कीजिए, आपको मैं पैसे भेजूंगी, है ना, ऐसे ऐसे। पर अगर हम बात करें कि जब ये स्टार्टिंग में बनी थी तो इसका मेन काम था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसा पैसा जिसका कुछ अता पता नहीं है कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, उस पैसे को कंट्रोल करना। पर 2001 में US के ऊपर अटैक होता है, और जिसको कि 9/11 अटैक बोलते हैं। और उसके बाद इन्होंने अपनी एक मैंडेट में ये भी शामिल कर लिया कि अब हमने टेरर फाइनेंसिंग को भी रोकना है। 2012 में इन्होंने एक चीज़ और ऐड की कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लाइक हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनको भी रोकने के लिए हमने प्रयास करना है। तो अगर हम बात करें कि इसके मेंबर्स कितने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके 39 मेंबर्स हैं। और 39 मेंबर्स में से दो, एक कह सकते हैं तरीके से, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहली है हमारे पास द यूरोपियन कमीशन, एंड सेकंड इज द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। और ये हैं उन कंट्रीज के नाम जो जो इसके मेंबर्स हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, आइसलैंड, इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, द UK एंड द US। और अगर हम बात करें कि इंडिया की, तो इंडिया ने 2006 में एज अ ऑब्जर्वर स्टेट इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, और 2010 में इसको एक फुल मेंबर के तौर पर इस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट कर लिया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रीजनल पार्टनर्स भी हैं, लाइक द एशिया पैसिफिक ग्रुप एंड द यूरेशियन ग्रुप। इंडिया इन दोनों का पार्ट भी है। अगर हम बात करें कि हाल में इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स कितने हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जर्वर स्टेट है, एंड दैट इज इंडोनेशिया। पर स्टेट्स तो और नहीं हैं, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि इसका ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास: एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, इंटरपोल, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमिटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। आइए बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज इट हैज़ टू मेन इंपॉर्टेंट लिस्ट। पहली है इसके पास ग्रे लिस्ट और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। जो ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है, इनका क्या फंक्शन है आइए देखते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है FATF, इसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो हर साल 3 बार एक तरीके से कह सकते हैं आप अपनी मीटिंग करती है, ठीक है। उस मीटिंग में ये लोग म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करते हैं, और ये मीटिंग्स होती हैं फरवरी, जून एंड अक्टूबर में। ये जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, इसके अंदर ये लोग जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको 2 एरियाज में हम एक तरीके से कह सकते हैं जज करती हैं। पहला एरिया है AML, मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा एरिया है CFT, विच इज कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अगर वो देखती हैं कि कोई भी कंट्री इन 2 एरियाज में लैग कर रही है ना वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में अच्छा परफॉर्म कर रही है, ना कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में, तो ये उस केस की सीरियसनेस को देखकर ही उस कंट्री को लिस्ट करते हैं ग्रे या ब्लैक में। अगर ये देखते हैं कि जो कंट्री है वो थोड़ा बहुत
इधर उधर भटक रही है, ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उस केस में ये लोग उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं कि अभी हम तुम्हें एक तरीके से वॉच कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने का टाइम तुम्हें अभी दे रहे हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर रही है, सिवियरिटी ज़्यादा है ना, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, तो उस कंट्री को उठाकर वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रे लिस्ट से बाहर आना है तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको कुछ टास्क देगी। अगर आप वो टास्क कंप्लीट कर देते हो तो आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके कनेक्शंस हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लो, है ना, या उसको अरेस्ट कर लो, तभी आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने ग्रे लिस्ट का मतलब दिया हुआ है कि ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो कि मानी जाती हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए एक सेफ ठिकाना बन चुकी हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके छुप जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने से रही, ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको भी वो लोग कंट्रोल करने में बिल्कुल इनफेक्टिव साबित होते हैं। तो ऐसी कंट्री जो होती हैं उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये उनके लिए एक वार्निंग की तरह होता है कि आप लोग इसको एक एज अ वार्निंग लीजिए और अपने आप को सुधारिए, नहीं तो आपको हम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देंगे। ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो कि बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेटिव हैं, जो कोऑपरेशन नहीं कर रही हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके लिए नाम दिया गया है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, ठीक है। और अभी तक ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में डाला गया है। म्यांमार को रिसेंटली ऐड किया गया है इस लिस्ट में क्योंकि 2021 में वहाँ पर एक कह सकते हैं मिलिट्री जो लीडरशिप थी उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था प्रेजेंट गवर्नमेंट का। तो आप सोचेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है कि लिस्ट में डाल दिया, ग्रे में डाल दिया, ब्लैक में डाल दिया, क्या होता है इससे? तो इससे एक तो होता है कि अगर आपको जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हमारे पास IMF है, वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनमें से भी अगर आपको लोन वगैरह लेना पड़ेगा तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको लोन नहीं देंगी, ठीक है। आपको जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कम हो जाएगा और आपको इंटरनेशनली बॉयकॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है टेबल, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी डिस्कस की उसका शॉर्ट वर्जन। तो एब्रीविएशन है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फॉर्मेशन हुई थी 1989 में, आज से 34 साल पहले। और अगर हम बात करें किस तरीके की ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं इसका पार्ट हैं। पर्पस जैसे कि हमने बात की कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। जो हेडक्वार्टर है वो इसका पेरिस में है और जो रीजन ये सर्व करती है जहाँ से वो है यूरोप। और मेंबरशिप इसकी 39 कंट्रीज़ के पास है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं T राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के हैं। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए FATF के बारे में। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।